लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से। अगर आपको भी लगता है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ तो आप सफल हो चुके हैं। अगर इस कड़कती ठंड में पानी की बौछारें आपके जिस्म में सिरन नहीं पैदा करती तो आप वाकई सफल हो चुके हैं। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए मत। और अगर इन युवाओं की चीख आपके कलेजे को नहीं चिरती, इसका मतलब आपने सफलता के उच्चतम मानदंड प्राप्त कर लिए हैं, जो सिर्फ डीएम, एसपी जैसे सरकारी बाबुओं और सत्ता नसीब नेताओं को प्राप्त होता है। तभी तो अपने हक की मांग करने वाले एक स्टूडेंट को एक डीएम सरेआम थप्पड़ मार देता है। एक एसपी निहत्थे युवाओं पर लाठियां बरसाकर सरेआम झूठ बोल देती है। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार। और वोट की भीख मांगने वाला नेता अपने आप को भगवान से भी दुर्लभ बना देता है। और आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त कर लेने वाले महामानव को पता है कि अब उसकी आने वाली पीढ़ियों को कभी इस तरह नौकरी के लिए सड़कों में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उसका इन युवाओं के दर्द से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अब उनके घर में कोई बाप रिक्शा चलाकर महीने का खर्च नहीं भेजता, किसी की माँ दूसरों के घरों के बर्तन साफ करके महीने का खर्चा नहीं भेजती। मेरा कोई भी एक कट्ठा भी खेती नहीं है, वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर, और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर 1500 1000 देते हैं। हाँ, कल इन्हीं एसपी और डीएम का बाप भी हो सकता है रिक्शा चलाता रहा हो, लेकिन अब नहीं चलाता। और कल तुम भी अगर किसी तरह बन गए तो तुम भी कौन सा याद रखोगे इस दर्द को? आखिर सत्ता का नशा है ही इतना नशीला कि मदहोश कर देता है, हर दर्द बुला देता है। नहीं तो इन बच्चों के गरीब माँ बाप के पैसों से पैरेलल इकोनॉमी चलाती सरकारें इतनी निर्दयी नहीं होती। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं, सर पर लग गई है क्या? लेकिन आखिर कौन सा लालच है जो इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चों को उनके घरों से निकालकर इन पटना, प्रयागराज और दिल्ली की गलियों में भटकने और लाठी डंडे खाने के लिए मजबूर करता है? लेकिन इंडस्ट्री वगैरह है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। फिर जिंदगी फिर वो नर्क बन जाएगा मेरा, क्या करेंगे? कहीं बिहार। इस तरह सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले लाखों युवा हर वर्ष बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे अपना भविष्य खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि जो भर्ती प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा 1 साल में पूरी होनी चाहिए, उसमें 3 से 4 साल तक का समय लग जाता है। 2016 का फॉर्म भरे हुए हैं, 2016 का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है कि 2017 में होगा, 2017 में भी नहीं हुआ। फिर उसी फॉर्म को सर 2019 में लेके आया, 19 में भी नहीं हुआ। उसी फॉर्म का नोटिफिकेशन 2023 में आता है, उस टाइम भी नहीं हुआ। और फाइनली 2024 तक हम लोग पेशेंस रखे। ये 4 फरवरी को हम लोग को एग्जाम होने वाला था, और देख रहे हैं 28 जनवरी को ही रद्द हो गया। हम आपको और अधिकांश युवा सरकारी नौकरी के इस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। करोड़ों युवा अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष इस आस में गुजार देते हैं कि आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन अगला प्रश्न आता है कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं? सरकारी नौकरी समाज में प्रतिष्ठा और सुरक्षा दोनों मुहैया कराती है। सबको पता है कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी ठीक ठाक कट जाएगी, इसलिए युवाओं का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ होता है। लेकिन इससे भी कड़वी सच्चाई यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पैटर्न में डिजाइन ही नहीं किया गया कि हमारे युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक नौकरी पाने लायक हो। भारत सरकार के खुद के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार हमारी युवा आबादी का मात्र 51.3% युवा ही रोजगार देने के लायक है। The economic survey of 2023-24 brought out the dark reality that about 1 in 2 graduates straight out of Indian colleges is not employable. और तो छोड़िए, इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं की होड़ लग गई, लेकिन दुखद ये रहा कि वहां गए बहुत सारे हमारे स्किल्ड वर्कर्स को लेबरर्स की तरह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी स्किल उस लायक नहीं है कि वो एज ए स्किल्ड वर्कर काम करें, और उनमें से भी कई लोगों को वापस लौटना पड़ा। Indian Express investigation reveals that Israeli contractors are dissatisfied with Indian laborers primarily due to a significant skills mismatch.
लेकिन आखिर ऐसा क्या गलत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम अपने युवाओं को लायक बना ही नहीं पा रहे? देखिए, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के मूल में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की 1835 के मिनट्स ऑफ एजुकेशन का गहरा प्रभाव है। मैकॉले का उद्देश्य था एक ऐसे वर्ग को तैयार करना जो ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बन सके। एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश सरकार के लिए क्लर्क का काम तो कर सके, जो रट्टा मारकर तथ्यों को तो याद कर सके लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर उसका कोई उपयोग न कर सके, और एक ऐसा सुपरवाइजर वर्ग तैयार कर सके जो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को फॉलो करवा सके लेकिन खुद कोई डिसीजन लेने की पावर ना हो। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारा समाज उस गुलामी की मानसिकता से उबर नहीं पाया और आजादी के 77 सालों बाद भी बिल्कुल वही रट्टामार सिस्टम जारी है। आज भी किसी सरकारी एग्जाम को अगर आपको पास करना हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई कब हुई, जबकि इसका किसी नौकरी में कोई प्रैक्टिकल उपयोग नहीं है। और अगर कहीं हो भी तो आज के जमाने में जब इंटरनेट और एआई का एक्सेस बच्चे बच्चे तक है तभी पता करना कौन सी बड़ी बात है। हकीकत यह है कि हर दिन टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन होते आ रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी कल के लिए आउटडेटेड होती जा रही है और हम अपने यूथ को इन इनोवेशन के हिसाब से एम्प्लॉयबल बनाने के बजाय उन्हें अकबर का इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का फोकस लर्निंग के बजाय मगिंग प्रोसेस में है और ये कारण है कि हमारा युवा प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाने योग्य बन ही नहीं पा रहा है। अब आप में से कोई कहेगा कि क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो रही? इतने तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। हमारे देश में 6000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो लगभग 15 लाख इंजीनियर्स प्रति वर्ष प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मात्र 10% ही ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो एम्प्लॉयबल हों। लेकिन क्या हमारे नीति निर्माताओं को और उनके थिंक टैंक्स को ये पता नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो जानते हैं कि इस विशिष्ट सर्कल्स की वजह से देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रन हो रहा है। परीक्षा फॉर्म से लेकर रिजल्ट आने के बीच में अरबों खरबों रुपए की इकोनॉमी का सर्कल चलता है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कोचिंग उद्योग का बाजार लगभग 58,088 करोड़ रुपए था और 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इन आंकड़ों में ऑनलाइन कोचिंग के आंकड़े शामिल नहीं है, इसलिए कोई भी सरकार इस सर्कल को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकती। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जवाबदेही वाले लोगों को रट्टामार सिस्टम से बाहर निकलकर लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम अपनाना होगा। शुरुआत से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना होगा ताकि हमारे बच्चे केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहें बल्कि कारपोरेट सेक्टर, उद्योगों और भविष्य की जरूरतों जैसे इनोवेशन और आधुनिक ट्रेंड्स के हिसाब से भी तैयार हो सके। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार करना होगा कि युवा ग्लोबल जॉब मार्केट में न सिर्फ टिक सके बल्कि अपनी पहचान भी बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में यह बदलाव जरूरी है। नमस्कार।